कि भारत के जो कोस्टल बाउंड्री है कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए वहां से आज आगे हम बढ़ते हैं और आप फटाफट से जो है एक रफ सा डायग्राम भारत का बना लेंगे। ठीक है जी, और कोस्टल बाउंड्री के बाद हम पढ़ेंगे भारत की जो लैंड बाउंड्री है। ठीक है, भारत की लैंड बाउंड्रीज, क्योंकि आप देखिए जो भारत है वो सदर्न साइड आपको यहाँ पे कोस्टल देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आपने पढ़ा है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बट यहाँ से ऊपर जब आप देखते हैं तो आप देखिए हमारे पड़ोसी देश यहाँ पे है, तो उनके साथ हम अपने जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। तो भारत का जो लैंड बॉर्डर आएगा वो कितना है, 15,200 स्क्वायर किलोमीटर है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कीजिएगा, अच्छे से आपने हाईलाइट करना है। 15,200 स्क्वायर किलोमीटर जो है भारत की लैंड बाउंड्री है। चलिए वन बाय वन कंट्रीज देखते हैं, किन किन कंट्रीज के साथ अपना बाउंड्री जो है हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ देखिए पाकिस्तान 3323 स्क्वायर किलोमीटर्स, 3323 स्क्वायर किलोमीटर्स बाउंड्री हम शेयर करते हैं विद पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। चाइना 3488 स्क्वायर किलोमीटर्स की जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ शेयर की जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेपाल। ठीक है जी, नेपाल 1850 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ शेयर की जाती है। आगे देखिए भूटान 699 स्क्वायर किलोमीटर्स, भूटान के साथ 699 स्क्वायर किलोमीटर बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ देखिए म्यांमार है, म्यांमार 1643 स्क्वायर किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो हम लोग म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो शेयर की जाती है। यहाँ पे आपको श्रीलंका मिलेगा, लेकिन श्रीलंका के साथ जो है हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, हम पढ़ेंगे ना कि पाक स्ट्रेट क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, कौन कौन सी चीजें कहाँ है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सिंपल सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो भारत है सबसे ज्यादा जो लैंड बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ शेयर करेगा, तो बांग्लादेश उसका आंसर आना चाहिए। हम जब सोचते हैं, एक पिक्चर हम इमेजिन करते हैं, तो हमको आंसर लगता है चाइना की, नहीं चाइना के साथ हमारा बहुत सारा जो है वो बॉर्डर है, बट आंसर आएगा बांग्लादेश। 4096 स्क्वायर किलोमीटर आपने बाउंड्री याद रखनी है। लगता है कि बांग्लादेश तो बहुत छोटू से एरिया में हमारे साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, बट यहाँ की जब हम बॉर्डर्स देखेंगे ना, आपको फील्ड बॉर्डर नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, फील्ड बॉर्डर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से बाउंड्री बहुत ज्यादा है। सबसे कम हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अब जो ये नंबर्स हैं, जो ये हमारे पास लैंड बाउंड्री है, जब आप अलग अलग बुक्स में इनको पढ़ते हैं ना, तो ये नंबर थोड़े कम ज्यादा होते हैं। मतलब एग्जैक्ट फिगर आपको सभी जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ना ये डिस्प्यूटेड लैंड है। मान लीजिए इंडिया चाइना है, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है 3488 स्क्वायर किलोमीटर हमने लिखा है यहाँ पे, तो कुछ बुक्स में कुछ और होगा, बिकॉज डिस्प्यूटेड लैंड है। देखिए यहाँ लद्दाख में आप देख लीजिए, अपना उत्तराखंड देख लो आप, या अरुणाचल प्रदेश में देख लो, तो जो बहुत सारी बाउंड्री है, चाइना बोलता है कि हमारी है जी, ठीक है, तो वो अपने मैप में शो करता है। हम बोलते हैं कि जी हमारी बाउंड्री है, तो हम अपने मैप में उसको शो करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा डिस्प्यूटेड लैंड जो है, उस वजह से ये थोड़ी दिक्कत आती है। तो आपको एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं पूछी जाती, कभी भी नहीं पूछे कि बताओ इंडिया चाइना के बीच में कितना बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे ज्यादा, सबसे कम एंड टोटल आप याद रखेंगे 15,200 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपको टोटल बाउंड्री यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कि भारत से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कर्क रेखा है वो गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ तक आप लोगों ने याद रखना है। और मेरा थोड़ा गला बैठा है ना, नाक बंद है, तो अगर कोई दिक्कत आएगी आपको ना सुनने में, तो आपने पूछ लेना है कहीं पे। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ जी, भारत देखिए, भारत के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो कौन सी रेखा गुजरेगी यहाँ से, उसका नाम है हाँ जी कर्क रेखा। ठीक है जी, उसका नाम क्या आ जाएगा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर जिसको हम बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस तरह से हम बना सकते हैं जी। कर्क रेखा है 23.5 नॉर्थ पे गुजरती है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहा जाता है। ठीक है जी। भारत के कितने राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है? देखिए गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, है ना। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड एंड देन वेस्ट बंगाल यहाँ पे। तो झारखंड के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये त्रिपुरा है। ठीक है जी। ये रहेगा त्रिपुरा आपके पास और आगे है मिजोरम। तो ये वो 8 राज्य आएंगे, ये वो 8 राज्य आएंगे जहां से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। आपने 8 राज्य याद रखने हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपने कोई ट्रिक नहीं ढूंढनी। ठीक है। नहीं ढूंढने का मतलब क्यों? क्योंकि आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई आप भारत का मैप बनाओ, एटलीस्ट आपको ये तो पता होगी भाई कौन से राज्य जो है वो कहाँ पे है। मतलब हमको ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए पढ़नी चाहिए जहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कि पता ही नहीं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। बट अगर ये नहीं पता कि त्रिपुरा कहाँ पे है, नागालैंड कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी ज्योग्राफी पढ़ने में। इसीलिए आपने सबसे पहले तो मैप बनाना है, मैप बनाना सीखना है। लोकेशन देखिए कि त्रिपुरा यहाँ है भाई, असम यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें तो कोई हमको ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। गुजरात उसका पोर्शन देखिए राजस्थान वाला आ रहा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आगे त्रिपुरा पड़ता है। ठीक है जी। और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे मिजोरम। ठीक है। हो गया ना 5, 6, 7, 8, हाँ 8 राज्य हो गए। अब सवाल हमारे पास ये आता है कि इंडिया को जो है ट्रॉपिकल कंट्री कंसीडर किया जाता है रेदर देन टेम्परेट कंट्री। ठीक है। इंडिया इज कंसीडर्ड एज ट्रॉपिकल कंट्री रेदर देन टेम्परेट कंट्री। व्हाई? इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए आप सबसे पहले। हाँ जी। ट्रॉपिकल कंट्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखिए ये हुई हमारी अर्थ, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है इक्वेटर, विषुवत वृत्त आपने पढ़ा है। ये है हमारे पास कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ में, और यहाँ पे आएगी मकर रेखा। ठीक है जी। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का एरिया है वो एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। हाँ जी। क्लियर है आपको? और इससे जो ऊपर वाला एरिया हमने पढ़ा है वो आएगा टेम्परेट। ठीक है। वो एरिया कौन सा आता है? टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल एरिया इज उष्णकटिबंधीय, टेम्परेट इज शीतोष्ण कटिबंधीय हमने पढ़ा है ना। तो 23.5 से लेके 66.5 तक का जो एरिया आपने पढ़ा है वो हमने टेम्परेट रीजन पढ़ा है। ठीक है। ये बेसिक सी चीज है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब यही चीज आप यहाँ लेके आएंगे। भारत में देखिए कर्क रेखा गुजर रही इस तरह से। इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अगर आप देखें तो इंडिया में जो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन तो ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है। ये वाला पोर्शन कहाँ पे है? ट्रॉपिकल एरिया में। और कर्क रेखा से जो ऊपर वाला एरिया है इस तरह से हम इसको हाईलाइट करते हैं, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा हो गया? टेम्परेट एरिया। ठीक है जी। ये रीजन हो गया टेम्परेट। तो भारत आधा जो है वो ट्रॉपिकल हो जाएगा, आधा जो है वो टेम्परेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको आता है कि भारत को ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि हाँ जी भारत को ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ जी हमारे पास जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये है हिमालयंस। ठीक है जी। कौन है? हिमालय पर्वत। तो ये हमारे पास हिमालयन माउंटेन रेंज यहाँ पे है, हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। इंडिया से ऊपर आपको यहाँ पे चाइना नजर आएगा, चाइना से ऊपर है रशिया, और रशिया में हम लोग साइबेरियन रीजन पढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे आप ऊपर वाले एरिया की तरफ जाते जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। तो इन रीजन से जो है वो कोल्ड विंड्स नीचे की तरफ को आती हैं, आप उनको साइबेरियन कोल्ड विंड्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो ठंडी हवाएं नीचे को आएंगी, और जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन कर देंगी। तो देखिए ये कोल्ड विंड आई ऊपर से इस तरह से, कोल्ड विंड चली बढ़िया, कहाँ आनी थी? ये इंडिया के अंदर, बट आगे कौन आ गए? हिमालयस की। ठीक है कि हमें क्रॉस करके दिखाओ।
हिमालय को क्रॉस करना कोई आसान बात थोड़ा भी है, ठीक है। तो फिर जो ये कोल्ड विंड्स हैं ये इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं, जिससे कि भारत का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं जाता है। तो ये जो हिमालयाज है, ये हिमालयाज जो है बैरियर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक बैरियर की तरह यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब सेम चीज आप यहाँ से भी देख लीजिए, जो ट्रॉपिकल जोन होता है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, आपको पता है जो ट्रॉपिकल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सन की बिल्कुल स्ट्रेट रेज गिरेंगी। अब जब यहाँ पे सन की स्ट्रेट रेज गिरती है तो टेम्परेचर इस जोन का ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। अब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर यहाँ पे है, हवाओं के साथ वो इधर उधर टेम्परेचर जाएगा, तो गर्म टेम्परेचर जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ भी जा सकता था। गर्म हवाएं है ना आगे की तरफ चली जाएंगी बह के उड़ के। तो आगे क्या है, हिमालयाज है, तो वो जो यहाँ का हाई टेम्परेचर है, यहाँ की जो गर्मी है उसको यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो फिर वो हाई टेम्परेचर इसने यहीं पे रोक दिया, और जो कोल्ड हवाएं थी, जो कोल्ड विंड्स हैं, उन्होंने आपके हिमालय से दूसरी तरफ ही रोक के रखी है। दूसरी चीज देखिए, रेनफॉल देखिए आप, भारत में जो है वो मानसून आता है, ठीक है जी, हमारे पास मानसून सीजन है, हवाएं आती है, तो हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ से जो विंड्स हैं ये एंटर करती है इंडिया में, बढ़िया मानसूनी विंड है ना, हवाएं जो है वो चलती है, मॉइस्चर लेके आएंगी, और कुछ इस तरह से जैसे भी बनाते हैं। और देखिए ये चीज बे ऑफ बंगाल से जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे। अब यहाँ से ये हवाएं जो है वो आगे जानी चाहिए थी, यहाँ से भी आगे की तरफ, इस तरह से आगे की तरफ जानी चाहिए हवाएं, बट आगे क्या है, आगे हिमालयाज है, और हिमालयाज इन हवाओं को आगे नहीं जाने देते हैं। तभी आप देखिए, आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये एरोस हम इस तरह से लगाते हैं कि भाई ये हवाएं आगे तो गई नहीं, बट हिमालयाज के पैरेलल फिर इस तरह से मूव करती है, और यहाँ से फिर दिल्ली की तरफ और आगे की तरफ आएंगी, ठीक है जी। तो जो रेनफॉल है वो रेनफॉल भी इंडिया में ही बहुत ज्यादा हो जाता है, और बाहर उनको क्योंकि जाने देते हैं जो ये हिमालयाज है। तो ओवरऑल अगर इसका आंसर आप देखें तो हिमालयाज हमारे पास, ठीक है। हिमालयाज जो है उन हवाओं को, उन कोल्ड विंड्स को, या उन जो वार्म विंड्स हैं उनको भारत में ही रोक के रखते हैं कि भाई इधर ही रहो आप। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर में भी पड़ता है। तो जिस तरह से ट्रॉपिकल कंट्रीज में एग्रीकल्चर होता है, वैसा ही आपको एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, खान पान रहन सहन ट्रॉपिकल कंट्रीज की तरह हमारा मैक्सिमम है। इसीलिए भारत को जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री कंसीडर किया जाता है रेदर देन टेम्परेट कंट्री। हाँ जी, समझ पाए आप ये बात? तो ये हो गया हमारा इंडिया, कि इंडिया को क्यों ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है, आपने उसको समझना है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर से। तो सिंपल है, 8 राज्य आपने याद रखने हैं। ये पूछ लेते हैं आपसे ना, आपको 4 स्टेट्स ऑप्शन में आएंगी और बोलेंगे कि बताओ इसमें से किससे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड देन मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य 2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरफ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? भारतीय मानक समय। हाँ जी, टाइम जोन की जब हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो फ्रांस के पास है। अपने पास कितने टाइम जोन है? एक ही है, ठीक है जी। उस एक टाइम जोन की हम बात करते हैं। तो जो हमारा टाइम जोन है, जो इंडियन मेरिडियन टाइम है आपके पास, वो कहाँ से लिया गया है, किस लॉन्गिट्यूड से लिया गया है, वो देखते हैं हम लोग। हाँ जी, भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे है? हाँ जी, इसका आंसर आप लोग करेंगे, आप ही लोग बताएंगे इसका आंसर कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, ठीक है। आपने आंसर करना है इसका। तो ये देखिए इस तरह से, ये एक लॉन्गिट्यूड है और ये आएगा आपके पास 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है? 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से जो है वो भारतीय मानक समय को लिया गया है। हाँ जी, वो एग्जैक्ट जगह कौन सी आएगी आपके पास? तो वो आप लिखेगा शंकरगढ़ फोर्ट। शंकरगढ़ फोर्ट, शंकरगढ़ फोर्ट जो कि पड़ता है नैनी में,
ठीक है जी। नैनी पड़ता है मिर्जापुर में, मिर्जापुर पड़ता है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद पड़ता है यूपी में, ठीक है। अब आपसे कुछ भी ऑप्शन में आपको आए, आपने उसका आंसर लिख देना है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय मानक समय जो है वो नैनी प्लेस से लिया गया है, ठीक है जी, नैनी से लिया गया है। मिर्जापुर ऑप्शन में आएगा, हाँ जी मिर्जापुर से लिया है। इलाहाबाद ऑप्शन में आएगा, इलाहाबाद से लिया है जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। एग्जैक्ट जगह शंकरगढ़ फोर्ट है, शंकरगढ़ फोर्ट आता है नैनी प्लेस के अंदर, नैनी आता है मिर्जापुर के अंदर, और मिर्जापुर जो है वो इलाहाबाद एरिया के अंदर है, और इलाहाबाद पड़ता है यूपी के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय है ये कितने राज्यों से ये लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है। हाँ जी, कितने राज्यों से ये लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है। तो यहाँ पे है यूपी, ठीक है जी, यूपी, फिर आएगा एमपी, यूपी एमपी, देन छत्तीसगढ़, एंड देन ओडिशा, ठीक है जी, फिर है आंध्र प्रदेश, तो ये 5 आपके पास स्टेट्स आएंगी। इन 5 राज्यों से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, भारतीय मानक समय। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, 5 राज्य हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि भारत में जो है समय समय पे 2 टाइम जोन की डिमांड होती रहती है। तो ये डिमांड कितनी जस्टिफाइड है, किस बेसिस पे 2 टाइम जोन की डिमांड की जाती है, और क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अभी हम चेक करेंगे वो, ठीक है जी। हम देखते हैं कि क्या क्या जी हमको मिलता है रास्ते में, एंड वे फॉरवर्ड भी फिर देखेंगे। तो उसके लिए हमको समझना होगा कि क्यों जो है वो 2 टाइम जोन की डिमांड की जाती है, ठीक है। हाँ जी, हमने जो है वो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है इंडिया का, 97 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट पे है, ठीक है। यही पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर में। और इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ से बनाएंगे आप इसको, ये देखिए वेस्टर्न मोस्ट जो है अपने पास वो है 68 डिग्रीज एंड 7 मिनट ईस्ट, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यही आपने पढ़ा है। अब आप ये देखिए कि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस भारत में कितना है। हाँ जी, 68 से फिर आप 69, 70, 71, 2, 3, 4 करते करते 97 तक जब हम काउंट करते हैं तो 29 पॉइंट समथिंग हमारे पास आता है। तो हम लोग 30 लेके चलते हैं कि 30 लॉन्गिट्यूड का जो है वो इसमें भारत में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। समझे ना 30 कैसे आया आपके पास, 68 से 69, देन 70, 71, 72, 73 काउंट आप कीजिए, आपके पास 30 लॉन्गिट्यूड्स बीच में आएंगे। तो 30 लॉन्गिट्यूड का जब डिफरेंस यहाँ पे आ गया तो कितना टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। हाँ जी, टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 4 से, तो आ जाएगा आंसर 120 मिनट्स। हाँ जी, 4 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 लॉन्गिट्यूड्स के 2 देशांतर के बीच में कितना जो है आपको ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है 4 मिनट का, ठीक है, 4 मिनट। एक देशांतर से अगले देशांतर पे जाने के लिए आपको 4 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से आप आगे जाना चाहेंगे 4 मिनट का टाइम लगेगा, यहाँ से आगे जाना चाहेंगे 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो 30 लॉन्गिट्यूड्स आपको कवर करना है, क्रॉस करना है, कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट का। तो आपने इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 120 मिनट्स आ गया। 120 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे। तो अगर देखा जाए तो भारत में जो है वो ईस्ट और वेस्ट रीजन में जो है वो 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है, 2 आवर्स का फर्क पड़ जाता है। मतलब ईस्टर्न साइड जो है आपकी 2 आवर्स आगे है एज कंपेयर टू वेस्टर्न साइड पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि मान लीजिए हमारी घड़ी में जो है वो 6 बज रहे हैं। तो अभी अगर जैसे हम लोग मान लीजिए दिल्ली में, हम हिमाचल में यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे लिए हाँ कि अच्छा 6 बजे, ठीक है, बस तो यहाँ पे भी 6 ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम कैसा हो चुका है, वो एकदम से वो 8 बजे वाला टाइम हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले सूर्य कहाँ आता है, ईस्टर्न साइड पे, है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सूर्य के दर्शन कहाँ हुए सबसे पहले, यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 बजे जो है वो सूर्य उदय हो चुका है, ठीक है, मानते 4 बजे यहाँ पे सूर्य उदय हो चुका है। तो वो सूर्य हमको यहाँ पे कितने बजे दिखाई देगा, 6 बजे दिखाई देगा, क्योंकि 2 घंटे का फर्क पड़ गया भाई। अब यहाँ पे 6 बजे जो है वो सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं हमको,
तो हमारे तो सुबह 6 बजे होगी भाई इधर, बट यहाँ पे तो 4 बजे सूर्यदेव आ गए, तो 4 बजे प्रणाम हो चुका है और 4 बजे लोग जाग चुके हैं यहाँ पे। अब ऑफिस आवर देखिए, सबने काम पे जाना है, तो 10 बजे मान लीजिए सबके ऑफिस ओपन होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिस हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं, 10 बजे ऑफिस ओपन होंगे। हाँ जी, हम लोग तो बढ़िया 7 बजे उठे, यहाँ पे 6 बजे सूर्यदेव आए, 7 बजे हम लोग उठे, ब्रेकफास्ट किया, नहाए धोए, हम लोग बढ़िया 10 बजे के लिए ऑफिस चले गए। बट आप ईस्टर्न साइड पे देखें, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, इधर 10 ही बज रहे हैं, क्योंकि एक ही घड़ी है भाई सबके पास, लेकिन वो जो टाइम है वो कैसा हो रहा है, उससे 12 बजे के आसपास वाला टाइम होता है ना, तो वैसे भी वो टाइम आ गया यहाँ पे, तो फिर वो चले बढ़िया ऑफिस में। फिर तो आधा दिन हो गया उनको तो ऑफिस पहुंचते है ना। अब सबको छुट्टी हो गई, तो छुट्टी 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई, तो यहाँ पे जो 6 बजे वाला टाइम है शाम का, बस तो यहाँ भी 6 ही रहे हैं, बट यहाँ पे वो टाइम कैसा हुआ 8 बजे, वैसे 8 बजे अंधेरा हो जाता है 8 बजे तो है ना, 8 बजे वाला टाइम हो गया फिर यहाँ पे। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई हमको आप अलग टाइम जोन दे दो, है ना, 2 टाइम जोन आप भारत के लिए बना दो, बिकॉज भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स है, एंड अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी देखें तो भी बहुत वास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए करके जो है वो डिमांड हो रही है। और इस वजह से आप देखिए हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, जो सनलाइट है ना, ये जो टेम्परेचर है, जो लाइट है, उन सभी का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर। तो उस वजह से जो लोग हैं उनमें यहाँ पे भी दिक्कत आ गई स्लीपिंग पैटर्न में। आपकी ईटिंग हैबिट जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप ढंग से सो नहीं रहे हैं, आप खा नहीं रहे हैं ढंग से, तो इंसान का जो पोटेंशियल है या जो आउटपुट है वो भी उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, है ना। तो वर्किंग एफिशिएंसी भी ज्यादा यहाँ पे फिर दिक्कत आ रही है, उस वजह से काम करने में भी। सुबह कब निकल रहे हैं आधे दिन में, ये रात को पहुंच रहे हैं, फिर रात को कब काम करेंगे, फिर सुबह कब जाएंगे, तो वो दिक्कत आ रही है उस वजह से। तो बोला कि नहीं भाई हमको जो है वो 2 टाइम जोन चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ये डिमांड हुई है। अब पहले हम थोड़ा इतिहास देखते हैं, फिर इसके एडवांटेजेस पे आएंगे हम लोग, है ना। तो जो टाइम जोन है, भारत में टाइम जोन कब आया? हाँ जी, भारत में सबसे पहले टाइम जोन जो है 1884 में लाया गया था, ठीक है जी। इंडिया के लिए सबसे पहले टाइम जोन कब बनाया गया था? 1884 में, आपने याद रखना है। और कभी हमारे पास जो है वो 3 टाइम जोन हुआ करते थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ठीक है जी। बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, 3 हमारे पास टाइम जोन कभी हुआ करते थे। बट उसके बाद 1906 में क्या किया गया, भारत के लिए एक टाइम जोन जो है वो बना दिया गया। तो 1906 के बाद हमारे पास सिंगल टाइम जोन है, ठीक है जी, सिंगल टाइम जोन है। टाइम जोन को कौन रेगुलेट करता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हम बात कर रहे हैं। भारतीय मानक समय को कौन रेगुलेट करता है? हाँ जी, भारतीय मानक समय को CSIR NPL आपने लिखना है। हाँ जी, CSIR NPL का मतलब क्या हुआ? C से है काउंसिल, काउंसिल ऑफ, S से आएगा साइंटिफिक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, ठीक है जी। CSIR NPL का मतलब हुआ। तो जो CSIR है ये भारतीय मानक समय को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। आपने इस चीज ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आते हैं कि हाँ जी 2 टाइम जोन के फायदे क्या क्या होंगे हमारे लिए अगर भारत में 2 टाइम जोन लागू कर दिए जाए। तो सबसे बड़ी चीज है इलेक्ट्रिसिटी बचेगी हमारी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो बचाया जा सकता है। और एक डाटा के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ रुपए जो है वो 1 साल में बचाए जा सकते हैं, जितनी एनर्जी हम लोग खर्च कर देते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग खर्च कर देते हैं। तो अगर भारत में 2 टाइम जोन लेके आएंगे, और ये रिपोर्ट इन्होंने दी है CSIR वालों ने, ठीक है जी, इन लोगों की रिपोर्ट है। इन लोगों ने कहा है कि अगर भारत में 2 टाइम जोन बन जाते हैं तो 1 साल में जो है वो 1000 करोड़ रुपए भारत में सेव किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अभी खर्च होता है, ठीक है।
तो इससे एक और चीज, एक तो चलो पैसा बचेगा हमारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। दूसरी चीज आप ये देखिएगा कि जो रोड एक्सीडेंट है या जो वुमेन सेफ्टी है वो चीज यहाँ से जो है वो इंक्रीज हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। तो अब वुमेन सेफ्टी की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि मान लीजिए 7 बजे लोग जो है वो छुट्टी करके आए अपने ऑफिस से, 7 बजे उनका ऑफिस बंद हुआ, 7 बज रहे घड़ी में, बट टाइम कैसा हो रहा है 9 बजे वाला जैसा होता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि आपको 6 बजे 7 बजे रोड पे निकलना है, रात को 9 बजे रोड पे निकलना है, फर्क है। जो हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर 2 टाइम जोन होंगे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग काम चलेगा, तो जो वुमेन सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो सकती है। रोड एक्सीडेंट, रात को लोग बाहर निकले ना, अंधेरे में निकल ही नहीं रहे, ठीक है जी, दिन में ही जो है वो अपना काम कर रहे हैं, दिन में भी होते हैं, बट कई चांसेस हैं कि आप रोड एक्सीडेंट जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कार्बन फुटप्रिंट। इंडिया का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कट डाउन किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो 2 टाइम जोन से सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन ये तो हमने इसमें इसके फायदे देखे, 2 टाइम जोन के नुकसान भी कुछ होंगे, तभी अभी तक नहीं दिया गया है। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है 2 टाइम जोन का, क्यों नहीं दे रहे हैं 2 टाइम जोन? क्योंकि देखिए अगर भारत में 2 टाइम जोन कर दिए गए और ये एक टाइम जोन जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए दे दिया गया कि हाँ जी ये इधर के लिए आपके लिए टाइम जोन हो जाएगा जो हमारी वेस्टर्न साइड है, और ईस्ट साइड के लिए, नॉर्थ ईस्ट साइड के लिए हमने अलग टाइम जोन दे दिया, तो उस वजह से क्या है एक डिवाइड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी, डिवाइड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जो ये वाला जोन है यहाँ पे कल्चर अलग है, ठीक है जी, लैंग्वेज अलग है, खाना पीना, ट्राइब, यहाँ की सब चीजें आपको अलग देखने के लिए मिलेंगी। तो वैसे भी ये वाला एरिया जो है वो भारत से बहुत अलग है, तो फिर अगर यहाँ पे जो है हम लोग टाइम जोन भी अलग यहाँ के लिए कर देंगे, फिर ऐसा ना हो कि मन में वो चीज आ जाए कि भाई हम जो है वो सब चीजें हमारी अलग है, टाइम जोन भी हमारा अलग, देश भी हमारा अलग करो, हमको अलग ही कर दो। तो कल को यहाँ पे कहीं जो है वो अलग होने की डिमांड ना आ जाए कि हाँ जी भाई नॉर्थ ईस्ट को तो जो अलग किया जाए भारत से, हम अपना देश बनाएंगे। क्योंकि पता है ना आपको पड़ोसी कैसे हमारे, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये फटाफट से घी में आग में घी डालने का काम करते हैं। ये चाइना बोलेगा कि ये चाइना तो वैसे भी अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है, तो बोलेंगे हाँ हाँ भाई तुम तो लगी है ना, इंडिया वाले तो आपको देखो देखते नहीं है, यहाँ पे म्यांमार है और देश है, सब बोलेंगे कि तुम अलग भाई अलग हो जाओ, ऐसे ऐसे, तो कान भरने में सब लोग आगे आएंगे, है ना, तो वो चीज हो सकती है। तो सबसे बड़ा डर तो अपने लिए यही है कि भाई इससे ऐसा ना हो कि डिवाइड क्रिएट हो जाए। उसके बाद क्या हो सकता है कि जब 2 टाइम जोन हो जाएंगे तो जो ऑफिस हैं, जैसे मान लीजिए बैंक्स हो गए आपके, तो वहां पे भी वो कंफ्यूजन हो जाएगा, टाइम मिसमैच हो जाएगा, जिस वजह से दिक्कत हो सकती है। ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं, हाँ जी, ट्रेन एक्सीडेंट कितने ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, आपने देखा है अभी। तो जो ट्रेन एक्सीडेंट है, बिकॉज यहाँ से तो ट्रेन चल पड़ी, अब आए इधर की तरफ को जो ट्रेन रूट है ना, तो टाइम कहाँ मिलाते रहेंगे, तो थोड़ी कंफ्यूजन कभी ना कभी हो सकती है। इंसान है, कभी भी गलती हो सकती है, तो छोटी सी गलती से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो ट्रेन एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो ये बॉर्डर रीजन है जहाँ पे अलग अलग करेगी, भाई इधर से अलग टाइम जोन अलग है, यहाँ का अलग है, तो बॉर्डर वाले लोग फंसते हैं हमेशा ही, तो वो लोग बड़े कंफ्यूजन में रहेंगे, भाई अभी तो इधर जाना है हमको, मेरा जो पड़ोसी है वो तो उधर रहता है, या मेरी बेटी का घर वहां पे है तो आपको वहां जाना है, तो आप गाड़ी मिलाते रह जाओगे। आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवलिंग टाइम पे आपका जो शेड्यूल है उसमें दिक्कत आ जाएगी फिर। तो इस तरह से जो है, बिकॉज अभी प्रॉपर लिटरेसी नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग, या तो पहले सभी को जो है वो बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, लिटरेट करना पड़ता है कि भाई अपनी घड़ियां कैसे मिलानी है, क्या करना है। जब तक प्रॉपर आपके पास इसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं होगी तब तक दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए, तो और क्या चीज हो सकती है फिर, अगर 2 टाइम जोन नहीं आ रहे हैं तो कोई और भी तो इसका उपाय हो सकता है। तो बिल्कुल उपाय है, वो क्या है बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब बहुत जो इंटेलेक्चुअल पर्सन आपको मिलेंगे, वो बोलते हैं कि देखिए अभी हमारा टाइम जोन कितने पे है, 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट ईस्ट पे है। आप एक ही टाइम जोन रखो, बट आप उस टाइम जोन को शिफ्ट कर दो आगे, कहाँ के लिए, 90 डिग्री ईस्ट के लिए। एक ही टाइम जोन रखिए आप,
बट वो 82 डिग्री पे मत रखो, आप उसको 90 पे रखो। 82 पे रखने का भी रीजन है, आप पढ़ चुके हैं इस रीजन को, ठीक है, 82 पे ही हमारा क्यों टाइम जोन है। बट वो बोलते हैं कि भाई अपने देश के अकॉर्डिंग देखना है हम लोगों ने, तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग आप इसको 82 पे मत रखो, आप इसको शिफ्ट कर दो आगे 90 के लिए, 90 डिग्री ईस्ट पे आप कर दो, तो मतलब यहाँ पे 30 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा फिर ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगर आप 90 ईस्ट पे जो है वो टाइम जोन को रखते हैं भारत का, तो काफी हद तक समस्याएं जो है वो सुलझ जाएंगी। तो एक तो टाइम जोन को शिफ्ट करने की बात की जाती है, और दूसरा रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए सीजन के अकॉर्डिंग हम जो है अपनी घड़ियां सेट कर ले। मान लीजिए स्प्रिंग सीजन है ना, तो क्या होता है सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, 4 बजे 5 बजे सुबह हो जाएगी, और जब ऑटम आएगा तो फिर सुबह ही नहीं हो रही भाई, अंधेरा ही है, भी आराम से उठेंगे। तो जैसे जैसे आपके पास सीजन चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंगली अपनी घड़ियां मिलाते रहें, पर वो सब जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपनी अलग घड़ी मिला लूँ, आप अपनी अलग मिलाओ, आप अपनी अलग मिलाओ, वैसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, तो भारतीय मानक समय, सबसे पहली बात सिंपल सवाल, कहाँ भारतीय मानक समय जो है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है हमारा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। कहाँ से लिया गया है, नैनी प्लेस से लिया गया है, मिर्जापुर से लिया गया है, इलाहाबाद से लिया गया है। कितने राज्यों से पास हो रहा है, 5 स्टेट से जो है ये लॉन्गिट्यूड गुजरता है। और सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो किसके पास है, टाइम जोन सबसे ज्यादा है फ्रांस के पास, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट हमारे पास है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हाँ जी, भारतीय उपमहाद्वीप। इंडिया एक देश है, बट इंडिया देश को एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो क्यों, ठीक है। व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है पहले वो देखते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंट, एक सब कॉन्टिनेंट है, और एक है कंट्री, ठीक है जी। हाँ जी, तो कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ महाद्वीप। महाद्वीप कॉन्टिनेंट है महाद्वीप, फिर है सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, ठीक है जी, उपमहाद्वीप। तो कॉन्टिनेंट में और सब कॉन्टिनेंट में फर्क है। इंडिया क्या है, इंडिया क्या एक कॉन्टिनेंट है, नहीं। महाद्वीप का मतलब क्या हुआ, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं, आप साउथ अमेरिका पढ़ते हो, आप अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ते हैं, ठीक है, आप एशिया पढ़ते हो, तो वो सब चीजें वो महाद्वीप है। और भारत क्या है, उपमहाद्वीप है। इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो इंडिया को जो है एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, उसका रीजन आप देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही आएगा कि जो इंडिया है वो एक अलग प्लेट पे सिचुएटेड है, ठीक है। अलग प्लेट पे सिचुएट होने का मतलब क्या है कि जो इंडिया है वो एशिया का पार्ट है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप का पार्ट है, इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे ये यूरोप है, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, इसको हम बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया हो जाएगा ये। तो जो ये यूरेशिया है, यूरोप प्लस एशिया, ये कॉन्टिनेंट है। आपको पता है यहाँ पे कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और अपना इंडिया जो है वो इस तरह से यहाँ से आया था, मेडागास्कर, अफ्रीका के पास से आपने पढ़ा है। हाँ जी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज में आपने पढ़ा, फिर आगे हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज पढ़ी, तो वहां पे आपने थ्योरी पढ़ी। तो ये इंडिया इस तरह से आया है, यहाँ से अलग से, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की आप इसको बोलते हैं। तो ये इंडिया आया, और ये इंडिया यहाँ पे टकरा गया बढ़िया, और ये देखिए आप, फिर यहाँ पे हिमालयाज बने इस तरह से, और भारत बन गया जैसे भी आपके पास। तो ये प्लेट तो अलग है ना, जो कि किसका पार्ट है, गोंडवाना सिस्टम का पार्ट है। हाँ जी, याद आ रहा है आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने पढ़ा था, है ना। तो गोंडवाना सिस्टम आएगा यहाँ पे ये। तो सबसे पहला पॉइंट आपने यही लिखना है यहाँ पे कि जो भारत है वो इंडियन प्लेट जो है वो अलग है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट अलग है, हम एशिया का पार्ट है वो एक अलग बात है, बट हमारी प्लेट कौन सी है, इंडियन प्लेट आप उसको बोल सकते हैं, जो कि गोंडवाना सिस्टम का पार्ट थी, ठीक है, गोंडवाना सिस्टम का जो पार्ट थी, पहला पॉइंट। तो ये रीजन आ गया। दूसरी चीज आप देखिए, हमारे पास हिमालयाज है, हाँ जी, बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़, तो ये बड़े बड़े पहाड़ अपने पास आ गए। फिर भारत देखिए 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है,
यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। हमारे पास कोस्टल बॉर्डर है, ठीक है जी, तटीय रेखा हमारे पास है, जिनको हम लोग घाट्स बोलेंगे, घाट्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अपने पास आइलैंड्स हैं, हाँ जी, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो आइलैंड्स हमारे पास है। यहाँ पे हमने रेगिस्तान पढ़ा है, अच्छा, थार, अपने पास क्या है, थार डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है। यहाँ पे है मैदान, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आएंगे। यहाँ पे है पठार अपना, प्लेट्यूज। तो भारत के पास क्या नहीं है जो एक कॉन्टिनेंट के पास होता है, एक महाद्वीप में, है ना, महाद्वीप में क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हमारे पास भी है जी, कोस्टल बॉर्डर है, अपने पास भी है जी, आइलैंड है, हमारे पास भी है, रेगिस्तान है, हमारे पास भी, मैदान है, हमारे पास भी है। तो अपनी जो ज्योग्राफी है वही इस तरह की है कि अपने पास हम हर चीज हमारे पास भारत देश में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए हमारे पास जो है, इन सभी चीजों के अलावा आपको भारत में जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत देखने के लिए मिलेगी। हाँ जी, कल्चर देखिए हमारा कितना वास्ट है, लैंग्वेजेस भारत में कितनी है, इंडिया में खान पीन देखो आप, रहना देखो, ड्रेसेस देखो, हर एक चीज में आपको बहुत डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो विश्व की किसी और देश में जो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो भारत चाहे कल्चरली, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे, चाहे अटायर के बेसिस पे, चाहे आप ज्योग्राफी देख लो, हमारे पास वो सारे फीचर हैं जो एक कॉन्टिनेंट में होते हैं। लेकिन हम इसको कॉन्टिनेंट नहीं कहेंगे, हम इसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट की तरह हमारे पास वो सारे फीचर्स हैं, ठीक है। इसीलिए भारत को जो है क्या कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आपने ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। हाँ जी, डन। यहाँ तक कोई भी आपको डाउट है आप पूछ लीजिए, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो हम डिस्कस कर सकते हैं उसको, और यहाँ से आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट सेक्शन।